Hello everyone, welcome to JimsOrbit. I am Ashutosh Mishra and in this video we are going to analyze the poem A Tiger in the Zoo written by Lazile Norris. ये आपके सिलेबस की तीसरी पोएम है जो हम करने वाले हैं और इस वीडियो में इस पोएम का पूरा एनालिसिस एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट अबाउट द ऑथर और इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एंड द पोएम कि इस पोएम में क्या चीज़ें हैं और कौन ऑथर हैं. सो एज वी ऑल नो द ऑथर इज Lazile Norris. He is a Welsh poet and short story writer who also belongs to modern age as well as the Robert Frost, and the basic themes that he write is for children. जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी आपको मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे, Lazile Norris भी मॉडर्न एज से ही बिलोंग करते हैं, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट, बट Lazile Norris जो है वो आपको वेल्स पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. तो वेल्स पोएट कहने का मतलब ये है, इंग्लैंड के पास एक जगह थी वेल्स, वहाँ से जितने भी पोएट्स निकलते थे उनको एक अलग से कैटेगरी में वेल्स पोएट्स हम कहते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट इन द कैटेगरी ऑफ वेल्स पोएट. Lazile Norris बेसिक उनका जो कॉन्सेप्ट होता था वो ज़्यादातर उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी फैबल हुआ करती थी, यानी ही रोट ऑन एनिमल्स और वैसी कहानियाँ जिसमें एनिमल बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और वो बच्चों के लिए होती थी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 8 years to 16 years ऑफ चिल्ड्रन. सो बेसिकली द थीम दैट ही राइट्स वॉज फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए तो कुछ भी लिख रहे हैं, दे हैव सम डीप मीनिंग्स एज वेल एज सम मैसेज as well as some inspiring things in their stories as well as poems. देखिए इस पोएम में क्या है, A Tiger in the Zoo. Lazile Norris the poet has presented a contrast between the और उसका जो मूवमेंट है, एक टाइगर जिसको आप क्या जू से लेकर के जंगल तक जो लाया गया है, उस मूवमेंट को वो एक तरीके से कहीं ना कहीं दिखाते हैं. और इस पोएम में एक्चुअली इट हैज़ 5 स्टैंजास. कुछ स्टैंजा उन्होंने टाइगर के नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में जब वो रहता है तब उसके क्या नोटेशंस होने चाहिए और क्या बिहेवियर होता है उस बारे में, और जब वो जू में होता है तब वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस बारे में ये पोएम है. सो दिस पोएम प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज इन द जंगल. तो ये दोनों टाइगर के बीच, एक ही टाइगर है जब वो जंगल में हो और जब वो जू में हो, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, वो उसका कॉन्ट्रास्ट एक तरीके से इस पोएम में प्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rays. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. As you can see here, the first stanza, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage. यहाँ पे द वर्ड केज आया और उसके बाद ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो आप आसानी से समझ सकते हो कि इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ टाइगर हु इज इन द जू. टाइगर कहाँ है इस वक्त? जू में है, बिकॉज इन द केज. ही स्टॉक्स. व्हाट डज द वर्ड स्टॉक मीन्स? स्टॉक मीन्स टू फॉलो, और एक तरीके से इधर उधर एक टहलना. इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ हिज केज. बहुत लिमिटेड स्पेस होती है केज में, मतलब मुश्किल से 100 से 200 मीटर का जो है वो एरिया होता है. और आपको पता होना चाहिए कि टाइगर का जो लिविंग रेडियस है इट इज़ अबाउट 5 to 12 किलोमीटर. अगर वो जंगल में होता है तो वो कम से कम 5 से 12 किलोमीटर के अंदर दिन भर में वो जो है वो चक्कर काटता है. बट नाउ ही इज़ इन जू एंड ही इज़ स्टॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइफ. विविड स्ट्राइफ्स कहने का मतलब आप देखे होंगे टाइगर के जो
स्ट्राइप्स होते हैं, उसके जो बदन पे जो है उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, एंड दे वेर वेरी वेरिएंट इन नेचर, उसके कलर में बहुत वेरिएशन होता है. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने जंगल उसी केज के थोड़े से स्पेस में. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट हैज ट्राइड टू शो द एगोनी एंड पेन ऑफ द टाइगर, कि उसका जो वो दर्द है एक तरीके से, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. देखिए इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, स्टैंजा बाय स्टैंजा राइम स्कीम आपको बताता चलूँगा, एज वेल एज जो भी लिटरेरी एस्पेक्ट्स है पोएम के, कि कहाँ पे आपको मेटाफर यूज़ हुआ, कहाँ पे ऑक्सीमोरोन यूज़ हुआ, या कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे बताते चलूँगा. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइफ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट आपने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है. एंड पैड्स रेफर्स टू द पॉज ऑफ टाइगर, तो उसके अगर आप पैर को देखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, और टाइगर जब भी मूव करता है तो किसी तरीके का कोई आवाज़ नहीं होती, बहुत ही साइलेंटली एंड क्वाइटली वो मूव करता है. लाइक हियर द पोएट हैज़ यूज्ड मेटाफर, आपको एक तरीके से मेटाफर यूज हुआ है. मेटाफर आप ऑलरेडी जानते हैं, मेटाफर इज ए क्या होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. तो वेलवेट क्वाइट, उसके जो पॉज हैं वो किसकी तरह हैं, वेलवेट की तरह हैं, एंड ही इज क्वाइटली मूविंग, बहुत ही शांत तरीके से मूव कर रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, अब देखिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं, फर्स्ट वन इज क्वाइट एंड सेकंड वन इज रेज. रेज का मतलब होता है एजिटेशन, एंगर. Quite raised two adjectives have been used simultaneously, और लगातार आपको ये दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज ऑक्सीमोरोन, मतलब आपको दो फिगर ऑफ स्पीच एक तरीके से एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, डेट इज ऑक्सीमोरोन. क्वाइट रेज मतलब वो शांत भी है और एजिटेशन में भी है, एक तरीके से अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने एजिटेशन को वो अपने अंदर दबाए हुए है. ही इज इन द जू, चूंकि उसका लिविंग रेडियस बहुत बड़ा होता है, एंड नाउ ही इज लिविंग इन अ वेरी शॉर्ट एरिया, और वेरी बहुत कम एरिया में वो रह रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. एक चीज आपको और नोटिस करनी चाहिए, ही आमतौर पे टाइगर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इट इस्तेमाल किया जाता है, बट द पोएट हैज यूज्ड ही बिकॉज ही इज टाइगर को वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं. एंड दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. तो आप हर स्टैंजा में देखेंगे वो इट की बजाय टाइगर को ही से डिनोट करते हैं. सो लिटरेरी एस्पेक्ट्स आपको इसमें ये फर्स्ट स्टैंजा में क्लियर होंगे. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पे टाइगर का एगोनी और पेन, एक तरीके से वो कितने दर्द में है और उसके दर्द को दिखाया जा रहा है. साथ ही साथ उसका जो एंगर है जिसको वो अपने अंदर दबा के रखे हुए है, उसको भी पोइट कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. एक इमेजरी भी क्रिएट करना चाहते हैं, टाइगर का इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो, और विविड स्ट्राइप्स में वो मूव कर रहा है. आप अगर चिड़ियाखाना गए होंगे तो वो देखे होंगे. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ही आपको हर स्टैंजा में मिलेगा, तो वो हम देखेंगे. मेटाफर यूज हुआ है, एज वेल एज ऑक्सीमोरोन भी यूज हुआ है. राइम स्कीम भी आप इसका देखते चलिए. देखिए स्ट्राइप इज, अगर आप इसको स्ट्राइप को ए लिख दो और वेलवेट क्वाइट, केज को अगर आप बी लिखो, क्वाइट जो है वो राइम नहीं कर रहा है तो सी होगा, रेज जो है वो राइम कर रहा है, देन इट इज बी. तो आप राइम स्कीम पे आएंगे तो ए बी सी बी आपका हो जाएगा. मीन्स ए स्ट्राइप इज नॉट राइमिंग विथ क्वाइट बट केज इज राइमिंग विथ रेज. सो द राइम स्कीम विल बी ए बी सी बी. मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार अलग से जैसे लिटरेरी एस्पेक्ट्स बताता हूँ तो वो एक अलग से स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट हियर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, द सेकंड स्टैंजा. So as you can see, the first stanza is all about the tiger in the zoo, but the second and third stanza, it's the tiger about in its natural habitat, that is jungle. तो यहाँ पे जो है वो उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात की जा रही है. He should be lurking in shadow.
देखिए पोयम में एक्चुअली क्या किया गया है कि टाइगर कहाँ है और उसे कहाँ होना चाहिए था, मतलब व्हाट द सिचुएशन इज एंड हाउ द सिचुएशन इट शुड बी, वो क्या होना चाहिए था सिचुएशन, उस बारे में अब बात की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी ही इस्तेमाल किया गया है, डेट इज पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा आल्सो ही इज सेइंग he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So these two stanza, that is the second and third stanza, ये जो आपका second और third stanza है, this is all about the tiger in its natural habitat, that is a tiger in the jungle. तो जंगल में वो क्या, उसे क्या करना चाहिए था और या वो क्या कर रहा होता इफ दैट टाइगर वुड बी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और इन जंगल. ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो. लर्क का मतलब होता है छिपकर जो घात लगा करके बैठते हैं शिकार की खोज में कि कोई भी जो है वो जानवर आएगा. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, या छलांग लगाएगा ग्रास से स्लाइड करते हुए. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. वाटर होल कहने का मतलब जो भी वाटर की रिसोर्सेज वहाँ पे हो सकते हैं, चाहे वो लेक हो या कहीं पे भी जहाँ पानी हो, जहाँ पे अक्सर प्लम्प डियर, प्लम्प रेफर्स टू हेल्दी डियर, काफ़ी मोटा ताज़ा डियर जो है वो वहाँ आए अगर, तो वो जो टाइगर होगा वो उसका शिकार करेगा एक तरीके से. तो दैट टाइगर वुड, वो उसका हंट करेगा. तो ये शिकार, ये उसका काम होना चाहिए. टाइगर जो है वो नेचुरली ऐसे ही बिहेव करता है. वो शैडो में जो है वो छिप कर घात लगा करके बैठा रहता है फॉर हिज हंट, फॉर हिज शिकार एक तरीके से. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करेगा. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. यहाँ पे भी देखिए आप राइम स्कीम अगर आप देखेंगे तो ग्रास एंड पास इज राइमिंग बट शैडो एंड होल इज नॉट राइमिंग. सो अगर आप स्टैंजा वाइज सिर्फ राइम स्कीम कंसीडर करना चाहें तो इट इज ऑलवेज ए बी सी बी. चारों के जितने भी स्टैंजा हैं इसमें, एक्चुअली देयर आर 5 स्टैंजाज इन दिस पोएम एंड द राइम स्कीम ऑफ ऑल द 5 स्टैंजाज, स्टैंजा बाय स्टैंजा अगर आप कंसीडर करें तो इट इज ए बी सी बी. मीन्स द सेकेंड लाइन इज राइमिंग विथ फोर्थ लाइन बट द फर्स्ट लाइन इज नॉट राइमिंग विथ द थर्ड वन. पहला जो है वो तीसरे से राइम नहीं कर रहा है बट सेकेंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही है. सारे स्टैंजा में यही है, आप नोटिस करते चलेंगे. पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड, ही यहाँ भी यूज हुआ, ही यहाँ भी यूज हुआ. उसके बाद सेकंड स्टैंजा आपको आई थिंक क्लियर होगा कि व्हाट शुड द टाइगर शुड बी डूइंग, वो उसे क्या करना चाहिए था. तो वो लर्क करे शैडो में, स्लाइड करे लॉन्ग ग्रास से, उस वाटर होल के पास यानी वाटर सोर्स के पास इंतज़ार करे जहाँ पे प्लम्पी डियर्स आए एंड ही विल हंट दैट, वो उसका शिकार करे, ये उसे करना चाहिए. और क्या, थर्ड स्टैंजा में फिर वो जंगल की ही बात हो रही है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. स्नार्लिंग इज समथिंग, स्नार्लिंग it's a sound produced by the tiger, make an angry warning sound. This is the snarling. तो वो एंग्री और वाइल्ड साउंड जो है, दहाड़ जिसको कहते हैं, टाइगर की जो दहाड़ है वो, और घरों के आसपास, मान लीजिए कि जंगल के आसपास अगर कोई गांव हो तो वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे तक. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स इज द टीथ ऑफ टाइगर, तो वो जो डरावने से उसके दांत होते हैं. हिज क्लॉज, क्लॉज रेफर्स टू पॉज, वो उसका जो पंजा. टेरराइजिंग द विलेज, तो जहाँ पे भी टाइगर रहता है उसका आतंक आसपास जो है वो महसूस होना चाहिए, वो फील होना चाहिए. दैट हाउ शुड अ टाइगर बी. और जू में क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी जो है वो मूंगफली मार रहा होता है उस टाइगर पे. तो ही शुड, जबकि इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जिस जंगल में टाइगर रह रहा है, his terror is across the edge of that jungle. और जो भी नियरेस्ट विलेज हो, टेरराइजिंग द विलेज, वो उसका आतंक वहां तक होता है. सो दैट्स द सिचुएशन और दैट्स द नेचुरल बिहेवियर ऑफ ए टाइगर. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो उस विलेज के हाउसेज के तक उसकी दहाड़ जानी चाहिए. एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पे जो विलेजेस हैं. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो डरावने दांत. हिज क्लॉज, पंजे. टेरराइजिंग द विलेज. सो दीज टू स्टैंजाज, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हिडन मीनिंग नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम.
So these two stanzas, the poet is talking about the situation in which a tiger should be. उसे कहाँ होना चाहिए था, या फिर अगर वो जंगल में होता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. आपको सेकंड और थर्ड स्टैंजा भी आई थिंक क्लियर होगा. लिटरेरी एस्पेक्ट्स में आपको ये पर्सोनिफिकेशन का ध्यान रखना है. आई हैव ऑलरेडी. नाउ in the last two stanza, again the poet is coming to when the tiger in a zoo. तो वैसे सिचुएशन पे आ रहे हैं. द पोएट इज कमिंग टू द सिचुएशन व्हेन द टाइगर इन द जू. अब टाइगर कहाँ है, फिर से वो टाइगर जो है वो जू में है. क्या कह रहे हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. कहाँ होना चाहिए था, वेयर ही शुड बी. ही हैज ऑलरेडी टॉक्ड इन द सेकेंड एंड द थर्ड स्टैंजा. बट यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, बट वो कहाँ है, बट व्हाट्स द रियलिटी. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. तो एक बंद जगह पे कॉन्क्रीट सेल में एक उसे बंद कर दिया गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. वो जो आप छड़ बार देखते होंगे जिस तरीके से केज में जो पिंजड़ा होता है, एक तरीके से पिंजड़ा नहीं कह सकते उसको, बड़ा जहाँ पे भी उसको बंद करके रखा जाता है, तो बार्स वो जो लाइनिंग इस तरीके की. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. वो बस वो अपने जो उसका लेंथ है केज का, जो छोटा सा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टाइगर का लिविंग रेडियस होता है इट इज़ 5 to 12 किलोमीटर. बट इन द जू ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड जस्ट 100 to 200 मीटर. आप सोचिए, जो 5000 से 12000 मीटर में जिसको रहना है उसको प्रोवाइड किया गया है जस्ट 100 to 200 मीटर्स. तो एक तो उसकी लेंथ, मतलब जो लिविंग रेडियस है वो बहुत कम किया जाता है. एंड द टाइगर इज जस्ट मूविंग इन दैट लिमिटेड स्पेस एंड ही इज कंप्लीटली इग्नोरिंग द विजिटर्स. उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन उसे देखने आ रहा है क्या. he is completely ignoring the visitors. So this is the fourth stanza of the poem, and this is the last stanza, that is the fifth. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्या करता है, he hears the last voice at night. रात को आखिरी बार जब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है. एक्चुअली जंगल में भी क्या होता है कि जू में पेट्रोलिंग कार्स, मतलब रात को जब सबको जू बंद हो जाता है तो कुछ कार के कहीं कोई जानवर बाहर नहीं निकल गए हैं, पेट्रोलिंग कार्स आते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए. तो वो उनकी आवाज़ें सुनता है. ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज. टाइगर की आंखें बहुत ब्रिलियंट होती है, एज वेल एज बहुत वो उसमें एक तरीके का टेरर एज वेल एज यहाँ पे तो पेन भी है. तो वी कैन सी हियर अ मिक्स फीलिंग ऑफ टेरर एज वेल एज पेन. तो दर्द और आतंक की जो मिक्स्ड फीलिंग है वो उसकी आंखों में आप देख सकते हैं. एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो वो उससे आसमान की तरफ चुपचाप देख रहा होता है. एंड थिंकिंग समथिंग, एक तरीके से वो कुछ सोच रहा है या कुछ भी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम. आपको दो चीज़ें और नोटिस करनी चाहिए. देखिए, ब्रिलियंट का रेपिटेशन हुआ है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant star. Same kind of repetition you can see here also. Quite का first stanza में, this is the first stanza. Sorry. So this is the first stanza जिसमें आप देख सकते हैं on pads of velvet quite in his quite rays. तो ये repetition जानबूझ करके किया गया है to make a strong impact on the reader. तो वो इम्पैक्ट आप पे पड़े, इसलिए ये रेपिटेशन किए जा रहे हैं वेलवेट क्वाइट. आई थिंक आपको पोएम क्लियर होगा. आई विल जस्ट रीड इट आउट वंस अगेन फॉर यू. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on paths of velvet quiet, in his quiet rays. पहले स्टैंजा में जू की बात की जा रही है. सिचुएशन इट्स ऑल अबाउट द जू. और वही वो उसमें क्या कर रहा है, एक तरीके से मूव कर रहा है. सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हाउ ए टाइगर शुड बी. उसे कहाँ होना चाहिए था, इन द जंगल. और वहाँ पे वो क्या करता, तो शिकार करता, लर्क करता इन द शैडो, स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, प्लम्प डियर का शिकार करता, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज. उसका जो आतंक है वो आसपास तक फैला रहता. सो दिस इज अब in the second and third stanza, as well as moving to the fourth and fifth stanza. These are the last stanza. उसमें वो क्या बता रहे हैं कि बट उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है. इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. मैं बार बार आपको नोटिस करने बोल रहा हूँ कि द पोएट हैज ऑलवेज यूज द प्रिपोजिशन ही फॉर द टाइगर. मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन.
तो पर्सोनिफिकेशन उन्होंने हर स्टैंजा में यूज किया है, और हर स्टैंजा में अगर आप राइम स्कीम देखें तो बास एंड सेल, बास, केज एंड विजिटर्स. तो we are having the rhyme scheme AB, night, eyes, cars and stars. So that's all about the explanation of the poem. Now moving on to the literary aspects. जैसा कि मैंने आपको already बता दिया, we are having the rhyme scheme AB, personification because the tiger has been notified with the preposition he. metaphor, वहाँ velvet आपको याद होगा, velvet quite, तो उसके पॉज को कंपेयर किया गया है वेलवेट से. उसके बाद इमेजरी, टाइगर की इमेज आपके माइंड में क्रिएट की जा रही है दो सिचुएशन में, व्हेन द टाइगर इन द जू एज वेल एज व्हेन द टाइगर इन द जंगल. तो दोनों सिचुएशन में उस टाइगर की इमेज आपके माइंड में इस पोएम के थ्रू क्रिएट की जा रही है. वी हैव आल्सो सीन ऑक्सीमोरोन एज वी हैव द एग्जांपल क्वाइट रेज in the very first stanza of this poem. Raise is the anger and agitation. Quite एक तरीके से शांत रहना. तो शांत, quite raise, two adjectives just opposite in meanings are used simultaneously. तो एक साथ दो एडजेक्टिव जो कि जस्ट अपोजिट इन मीनिंग से इस्तेमाल किया जाए तो उस फिगर ऑफ स्पीच को आप ऑक्सीमोरोन कहते हो. क्वाइट रेज इस्तेमाल किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेरी एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम. Now we are going to look at some question and answer, probable question and answer. इसमें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में ही है और वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए भी मैंने लिख रखा है. ये सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट आप ये देख लो, व्हाट इज द मेन आइडिया और थीम इन दिस पोएम. क्या मेन आइडिया और थीम है? I have written the answer for you also. This poem written by Lazile Norris explain the agony, helplessness और पेन ऑफ ए केज टाइगर्स दैट लिव्ड इन ए जू. तो उसके पेन को दिखाया गया है. द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल और इफ ही वुड बी लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो उसकी लाइफ क्या हो सकती थी, इस बारे में बात की गई है. The poet has tried to explain about the condition of animal that are caged by human beings for their own fun. तो अपने फन के लिए जिन जानवरों को जो कैद करके रखने की ह्यूमन बींग की टेंडेंसी है. हालांकि ये भी कहा जाता है कि वी आर मीन्स द टाइगर्स आर बीइंग केप्ट इन द जू और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेशन, उनके बचाव के लिए रखा जा रहा है. बट उसके बावजूद भी उनकी सिचुएशन वहाँ क्या होती है, उसके पेन को कहीं ना कहीं इस पोएम के जरिए जो लेजाइल नॉरिस हैं वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. आई होप ये आपको क्लियर होगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर इज, ये आपके एनसीईआरटी में है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट हियर. कि नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन सच लाइन्स ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. तो ये जो क्वाइट वर्ड का रेपिटेशन हुआ है, इस रेपिटेशन को आपको समझना है. सेकेंड, एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. डू यू थिंक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन? तो I have already told you the poet has repeated the words to give a nice impact to this poem. Like the use of quiet with velvet pads described that the tiger has to walk in the limited area of his cage. समझ रहे? तो he cannot run as he would have done it had been in the forest. तो जो वो फॉरेस्ट में जिस तरीके से वो दौड़ पाता, अब वो यहाँ नहीं दौड़ सकता है. That's why he has used the term velvet quiet. He is quite in his limited space. वो यहाँ पे बहुत शांत है. Whereas quiet rage shows the hidden anger. उसका शांत, एक तरीके से वो एंग्री तो है but he is still quiet. तो hidden anger वो शो कर रहा है inside him which has grown stronger because of his confinement in the cage. The next word his use is brilliant. The word brilliant in the first line means the twinkling bright stars as the brilliant word used for the tiger's eyes. स्टार में एक तरीके से यहाँ पे आप मेटाफोरिकल कंपैरिजन भी आप देख सकते हो. स्टार में जिस तरीके की चमक होती है उसकी आंखों में भी उतनी ही चमक है. तो सेम एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड फॉर द स्टार्स एज वेल एज द आई. आई shows the sadness of tiger who had led a free and fearless life if it were in the jungle. अगर वो जंगल में होता तो वो कितना फ्री और फियरलेस लाइफ जी रहा होता, बल्कि अभी वो कहाँ है, ही इज इन द जू. सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी पोइट्री जो है या जो पोएम है लेजाइल नॉरिस की, ये समझ में आई होंगी.
Please do subscribe our channel JimsOrbit. Have a good day. Thank you. Thanks for watching.